डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टनकपुर को मुख्यमंत्री धामी की बड़ी सौगात, चीनी गोट को मिलेगी बड़ा बाढ़ से सुरक्षा। 5.74 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ। टनकपुर बनबसा क्षेत्र को जलभराव से राहत दिलाने के लिए शुरू हुए व्यापक बाढ़ सुरक्षा कार्य, हजारों लोगों को मिलेगा लाभ। चंपावत के भंडारबोरा जिला पंचायत चुनाव विवाद में नया मोड़। जिला स्तर न्यायालय में प्रस्तुत दोनों मतगणना रिपोर्ट में भाजपा समर्थित शैलेश जोशी विजयी, लेकिन न्यायालय ने लिपिकीय त्रुटियों को आधार मानते हुए निर्वाचन को किया निरस्त। अब फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे शैलेश जोशी। 20 मई को पूरे उत्तराखंड में मेडिकल स्टोर बंद। डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन का ऐलान, सरकार को भेजा ज्ञापन। नकली और अनुचित ब्रांड की दवाइयों के बढ़ते खतरे को लेकर उठाई आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर टनकपुर स्थित चीनी गोट क्षेत्र को बाढ़ और जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए बड़ी परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 5.74 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुए बाढ़ सुरक्षा कार्यों से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चीनीगोट क्षेत्र में हुड्डी नदी के बाएं तट पर लगभग 954 मीटर लंबाई में व्यापक सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। परियोजना में 4 मीटर ऊंची मजबूत सीसी सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाएगा, जिसका बेस 1.8 मीटर तथा शीर्ष चौड़ाई 0.80 मीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही नदी कटाव और बाढ़ के प्रभाव को रोकने के लिए 6 मीटर चौड़ी एवं 1 मीटर गहरी वायर क्रेट संरचना भी बनाई जाएगी, जिससे बरसात के दौरान क्षेत्र की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। परियोजना के पूर्ण होने के बाद चीनीगोट क्षेत्र की 1000 से अधिक आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साथ ही टनकपुर एवं बनबसा क्षेत्र में हर वर्ष होने वाले जलभराव और बाढ़ के खतरे में भी काफी हद तक कमी आएगी। कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी एवं विधायक प्रतिनिधि दीपक रोजगार ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए लगातार आधारभूत सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल बाढ़ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन, घरों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी का कोटि कोटि आभार समस्त ग्रामवासियों की तरफ से। जो बरसातों के दिनों में ग्रामवासी छीनी वाले परेशानी में रहते थे, सुरक्षा दीवार बहुत ज़रूरी थी। उनको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ 96 लाख का जो हमारी सुरक्षा दीवार बनाई है। समस्त ग्रामवासी मुख्यमंत्री जी का बार बार आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। और उन्हीं के माध्यम से आज जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही ज़्यादा जनता के हैं। जैसे नाम उनका मुख्य सेवक के रूप में देते हैं, वास्तव में मुख्य सेवक के रूप में जो भूमिका निभा रहे। अगली खबर, देहरादून में चिकित्सा विभाग के नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा शिक्षा विभाग के फार्मासिस्टों और उद्यान विभाग में चयनित प्रयोगशाला सहायकों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें जनसेवा के लिए प्रेरित किया। सीएम धामी ने इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और विभागीय क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। नवनियुक्त कर्मियों ने सरकार का आभार जताते हुए पूरी निष्ठा से दायित्व निभाने का संकल्प लिया। सेवा का संकल्प पत्र आज आपको मिल रहा है। आज से आप सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि आप अब आज से विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज से आपके कंधों पर जनसेवा, विश्वास, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की आपके कंधों पर दायित्व होगा। और हम सभी जानते हैं, हमारे राज्य
भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण राज्य है। साल भर हमारे यहाँ यात्राएं चलती हैं। मानसून का समय हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है और दूरस्थ क्षेत्रों में कोई मरीज अगर संकट में होता है तो उसकी पहली उम्मीद वहां पर तैनात जो स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें भी हैं और बहुत सारी जगह पर तो हम पहले देखते थे, अब तो चूंकि काफ़ी सारा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जिम्मेदारी पर आने के बाद 2014 के बाद हुआ। राज्य में हम लोगों ने भी बहुत काम किया। बहुत सारी जगह पर तो वार्ड बॉय भी जो है वो डॉक्टर का ही काम करते थे अनुभव के आधार पर। स्वास्थ्य विभाग में जो अस्पताल में किसी जिम्मेदारी पर होता था, पता भी नहीं लगता था बचपन में सुई कौन लगा रहा है। सुबोध भाई, आप तो खैर हमसे और आगे के हो लेकिन मैंने अगली खबर का रुख करेंगे। नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह चौक पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया और नीट पेपर लीक घोटाले में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि बच्चा पूरे साल भर मेहनत करता है और जब परीक्षा की बारी आती है तो उसे ज्ञात होता है कि पेपर लीक हो गया है। ऐसे में मानसिक रूप से परेशान वो बच्चा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि ये नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बच्चा दिन रात मेहनत करता है और उसके अभिभावक लाखों रुपए खर्च कर बच्चे के भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन आज नकल माफिया शिक्षा तंत्र पर पूरी तरह से काबिज हो चुका है और सरकार अब तक इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पाई है। महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि 5 वर्षों के भीतर 16 राज्य में लगभग 48 पेपर लीक मामले सामने आ चुके हैं। गरीब माँ बाप किसी तरह से अपना पेट काटकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो पेपर लीक की घटनाएं सामने आ जाती हैं, जिससे युवाओं का मनोबल गिर जाता है। युवा नेता सौरभ सोनकर ने भी कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह फेल हो चुकी है और आज युवा हताश और निराश है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देख रहा हूँ जिस तरह से उत्तराखंड प्रदेश में लगातार पेपर लीक का मामला चल रहा था, केंद्र सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं नाकाम है। 2014 से लेकर अभी तक 4 बार नीट का जो पेपर हुआ वो लीक हुआ और भाजपा के लोगों ने ही लीक किया। भाजपा के लोगों ने ही खरीद फरोख्त कर उस पेपर को आउट किया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने और सोना न खरीदने के आह्वान के बाद उत्तराखंड की धामी कैबिनेट द्वारा नो व्हीकल डे सहित अन्य निर्णय लिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले सरकार ये बताएं कि क्या संकट आने वाला है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित यातायात के अन्य विकल्पों पर सरकार क्या विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या देश गंभीर संकट में पहुंचने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हालात बनते दिखाई दे रहे हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं इन सब के बीच नीट जैसी परीक्षा लीक होकर रद्द हो जाने के सवाल पर सुमित हृदय ने कहा कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, लाखों युवाओं के भविष्य के साथ कुठारघात है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी का पेपर लीक होने से युवाओं में गहरी हताशा है। शर्मनाक बात है, 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं और पेपर लीक हो रहा है और हम देखते थे, सुनते थे कि भाई ये पेपर लीक, वो पेपर लीक, यहाँ पेपर लीक। उत्तराखंड ने तो खुद ही इतना झेला है और पूरे हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है पूरा और जो चयन प्रक्रिया है, इस पे आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं, आप लोग सिलेबस को बदलने का काम करते हैं, आपने सब कार्य कर दिए, लेकिन आप कोई भी ऐसी व्यवस्था इस देश में नहीं ला पाए हैं जहाँ पे हमारे जो अभ्यर्थी हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और ये पेपर लीक लगातार जो हो रहे हैं, इसमें जो संलिप्तता आ रही है वो लगातार संकेत दे रही है।
चंपावत से खबर है, जहां पर चर्चित भंडारबोरा जिला पंचायत सीट का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के इस बहुचर्चित चुनावी विवाद में जिला स्तर न्यायालय में प्रस्तुत दोनों आधिकारिक मतगणना अभिलेखों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी शैलेश जोशी को ही विजयी दर्शाया गया है। जानकारी के अनुसार भंडारबोरा सीट पर हुए चुनाव में शैलेश जोशी और उनके प्रतिद्वंदी कमल सिंह रावत के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। मतगणना के बाद परिणाम शैलेश जोशी के पक्ष में घोषित किया गया था, जिसके बाद इस चुनाव परिणाम को न्यायालय में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत मतगणना परिणाम विवरणी के अनुसार कमल सिंह रावत को 3111 मत प्राप्त हुए, जबकि शैलेश जोशी को 3282 मत मिले। इस आधार पर शैलेश जोशी 171 मतों से विजयी पाए गए। इसके बाद प्रस्तुत मतगणना विवरणी में कमल सिंह रावत को 3257 मत और शैलेश जोशी को 3282 मत प्राप्त दर्शाए गए। यहां भी शैलेश जोशी 25 मतों की बढ़त के साथ आगे रहे। दोनों अभिलेखों में तीसरे प्रत्याशी अशोक सिंह को 48 तथा कुल 278 मत निरस्त दर्शाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये रहा कि दोनों अलग अलग आधिकारिक मतगणना रिपोर्टों में विजेता के रूप में शैलेश जोशी का नाम सामने आया। हालांकि न्यायालय ने मतगणना प्रक्रिया में पाई गई लिपिकीय त्रुटियों को आधार मानते हुए निर्वाचन को निरस्त कर दिया, लेकिन किसी अन्य प्रत्याशी को विजयी घोषित नहीं किया। अब शैलेश जोशी पक्ष इस फैसले को लेकर उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी में जुट गया है। देखिए, जो ये चुनाव याचिका थी, इस विषय पे मैं थोड़ा-सा ध्यान जनता का आकर्षित करना चाहूँगा। जो शैलेश जोशी जी हैं, वो हमारे पास इस विषय पे आए हुए थे। तो हम जो माननीय जिला न्यायाधीश चंपावत का जो आदेश है, उसका हमने अध्ययन किया और आगे भी हम काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं और हमारी अभी जो तैयारी चल रही है, वो माननीय उच्च न्यायालय के लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं और समस्त जो दस्तावेज हैं हमारे, जो भी न्याय निर्णय है, उन सब के आधार पे कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हमारी बातचीत चल रही है। उस बातचीत के आधार पे हम बहुत शीघ्र इसमें माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे। परंतु इससे पहले मैं थोड़ा-सा ध्यान आप सभी का आकर्षित करना चाहूँगा, जो एक इस विषय पे एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। अगली खबर, डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन चंपावत ने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन भेजते हुए 20 मई 2026 को समस्त मेडिकल स्टोर बंद रखने की घोषणा की है। संगठन ने नकली एवं अनुचित ब्रांड की दवाइयों के बढ़ते खतरे, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट AMR और दवा बाजार में बढ़ती अव्यवस्था को जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया है। एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान समय में दवाओं पर हो रही अत्यधिक डीप डिस्काउंटिंग और अनियमित व्यापारिक गतिविधियों के कारण असली दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। संगठन ने स्पष्ट कहा कि दवा केवल व्यापार नहीं, बल्कि सीधे जनता के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। ज्ञापन में कहा गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान लागू किए गए अस्थायी प्रावधानों का अब गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जिससे नियमों की अनदेखी बढ़ रही है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि GSR के नियमों को पुनः प्रभावी रूप से लागू किया जाए और ज्ञापन की प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं कि नकली एवं घटिया दवाओं पर सख्त कार्रवाई हो और मेडिकल व्यापार में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और इसके साथ ही डीप डिस्काउंटिंग पर रोक लगाई जाए। जन स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा हेतु मजबूत निगरानी व्यवस्था रहे और दवा विक्रेताओं के हितों की रक्षा की जाए। एसोसिएशन ने कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसका सीधा असर आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। संगठन ने सभी दवा व्यापारियों से 20 मई को मेडिकल स्टोर बंद रखकर आंदोलन का सफल बनाने की अपील की है। हम लोग ये जो ऑनलाइन दवा व्यापार चल रहा है, इसके विरोध में आए हुए हैं और जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसके विरोध में बंद का आह्वान करने जा रहे हैं। मई को हमारा ऑल इंडिया का ड्रग एसोसिएशन का पूर्ण भारत बंद का आयोजन है। उस सापेक्ष में एक ज्ञापन देने हम डीएम साहब के पास आए, उनको अवगत कराया कि ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में हमारा ये ऑल इंडिया का बंद है, जिसमें कि ऑनलाइन फार्मेसी का हम विरोध करते हैं। इससे हमारे व्यापार पे तो फर्क पड़ ही रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
रुड़की के लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर में प्रशासन के द्वारा रोक लगाने के बाद भी एक मस्जिद में निर्माण कार्य किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि मस्जिद के निर्माण पर रोक के बावजूद भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जिसके बाद लक्सर एसडीएम अनिल शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मस्जिद में हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। बता दें कि सुल्तानपुर में पिछले कुछ साल से एक मस्जिद का निर्माण कार्य किया जा रहा था। 2025 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि सुल्तानपुर की ये मस्जिद उत्तराखंड की सबसे बड़ी मस्जिद साबित होगी। इस मस्जिद के मीनार की भी काफी ऊंचाई तक बनाए जा रहे थे, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद के निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया था, जिसके बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। और अब सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि इस मस्जिद के निर्माण पर रोक होने के बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रशासन हरकत में आया है, जिसके बाद एसडीएम अनिल शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। एसडीएम अनिल शुक्ला ने बातचीत में बताया कि मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि यहां पर रहने वाले लोगों को कुछ दिक्कतें होती हैं, जिस कारण मस्जिद में पत्थर और अन्य जगह पर घिसाई का काम किया जा रहा था, लेकिन फिर भी सभी तरह के कार्य को रुकवा दिया गया है। हाँ, सोशल मीडिया में ये आया था कि जो है इस पर रोक लगी हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर निर्माण कार्य जारी हो रहा है। इसी सिलसिले में जो है पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ जो है मौके पर जो है निरीक्षण किया गया और मस्जिद के जो संरक्षक हैं और कमेटी के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, इनके साथ जो है मौका मुआयना भी किया गया। इनके द्वारा बताया भी गया कि जो है यहाँ पर जो लोग बैठते हैं उनको जो है कुछ चुभता है, क्योंकि इसकी जो फर्श है, फ्लोर है, उसकी अभी जो है रबिंग नहीं हुई है। अगली खबर रुड़की की भगवानपुर तहसील के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर बंदरजूड़ गांव में करीब 1 महीना पहले एक विवाहिता ने अपने पति पर 3 तलाक देने और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न सहित मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 अप्रैल 2026 को मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच में विवाहिता के पति दानिश को हलाला अपराध का भी दोषी पाया है। जांच के बाद पुलिस के द्वारा अपनी चार्जशीट में हलाला को अपराध मानते हुए मुकदमे में शामिल कर लिया गया है। बता दें कि मुजाहिदपुर बंदरजूड़ गांव निवासी एक युवती की शादी करीब 2.5 साल पहले गांव के ही दानिश नाम के एक युवक के साथ हुई थी। विवाहिता का आरोप है कि ससुराल के लोग शादी के बाद से विवाहिता का लगातार उत्पीड़न कर रहे थे। विवाहिता का आरोप है कि पति दानिश के द्वारा विवाहिता को 3 तलाक दिया गया है। इसके साथ ही विवाहिता ने आरोप लगाया था कि पति के द्वारा उसके साथ जबरन हलाला अपराध भी कराया गया है। विवाहिता के द्वारा आरोप लगाया गया था कि पति और ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसके बाद से विवाहिता अपने मायके में रह रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि विवाहिता के साथ जबरन हलाला अपराध की घटना को भी अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा अपनी चार्जशीट में अब हलाला अपराध को भी शामिल कर लिया गया है। हलाला को अपराध की तरह मुकदमे में शामिल करने की देश में पहली घटना है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद हलाला को दुष्कर्म जैसा अपराध माना जाता है, जिस पर पति और हलाला करने वाले गैर मर्द को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। इसको एक लेडी हैं, उनके द्वारा अपने हस्बैंड और मतलब पति और इसके अलावा 6 लोग और टोटल 7 लोगों पर एक केस रजिस्टर करवाया था, जो कि 115(2) और 85 BNS 3/4 दहेज अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम इसमें इसके तहत ये FIR रजिस्टर हुई थी और तफ्तीश इसमें शुरू हुई। तफ्तीश के दौरान इसमें जो यूसीसी एक्ट जो राज्य सरकार ने लागू किया है, इसके सेक्शन 32(2) का सबसेक्शन 1 और 32(1) का सबसेक्शन 3 ये इसमें ऐड किए गए और फाइनली इसमें जो है कल इसमें चार्जशीट चली गई है 7 अप्रैल में। अगली खबर का रुख करेंगे। ऐतिहासिक गोलजू महोत्सव 2026 के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आगाज होते ही पूरा चंपावत लोक संस्कृति और संगीत के रंग में रंग गया। 7 मई से शुरू हुआ ये महोत्सव 16 मई तक चलेगा, जिसमें व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक संध्याएं लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई हैं। 14 मई की स्टार नाइट में हजारों दर्शकों की मौजूदगी ने मेले को ऐतिहासिक बना दिया। देर रात तक चले कार्यक्रम में कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोक संस्कृति की
शानदार झलक देखने को मिली। कार्यक्रम को 2 स्तरों में आयोजित किया गया। दोपहर 4 बजे से शाम 4 बजे तक चले प्रथम सत्र में स्थानीय विद्यालयों और युवा कलाकारों ने मंच संभाला। सरस्वती शिशु मंदिर चंपावत एवं एशियन एकेडमी के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। स्थानीय कलाकार अनुज पांडे, सौरभ पांडे, हर्षित जोशी, रंजू, रोहन, सिद्धि और वैष्णवी ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। रात्रि 8 बजे से शुरू हुए द्वितीय सत्र में सूचना विभाग से जुड़ी जय गोलजू जन्मभूमि सांस्कृतिक कला केंद्र चंपावत की टीम मुख्य आकर्षण रही। चंपावत में पहली बार प्रस्तुति देने पहुंचे फौजी ललित मोहन जोशी ने अपने लोकप्रिय गीतों से ऐसा माहौल बनाया कि पूरा पंडाल झूम उठा। उनकी प्रस्तुतियों पर दर्शक देर रात तक थिरकते रहे। वहीं कुमाऊनी गढ़वाली और जौनसारी लोक गायक दर्शन फरसवान ने हे नंदा हे गौरा स्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद झुमकाली, मोती मैना, लाल बिंदुली, रंगीली बाना जैसे गीतों से महफिल में 4 चांद लगा दिए। लोकप्रिय गायिका स्वाति भट्ट के गीत सलामी दो हाथों की, दियोला और रामदाई को होटल पर पूरा पंडाल झूम उठा। कॉमेडियन लच्छू पहाड़ी ने अपने हास्य और डांस से दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया, जबकि हरीश जोशी की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष प्रेम पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर वन विभाग एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, हरिप्रिया जोशी, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, मंदिर समिति अध्यक्ष श्याम सिंह कार्की, मुख्य विकास अधिकारी GS खाती, बनबसा नगरपालिका अध्यक्ष रेखा देवी और पूर्व जिला अध्यक्ष हिमेश कुलखुरिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारी प्राचीन परंपरा है, जो मेले हैं पहले से लगाए जाते थे, तो ये चंपावत जनपद में काफ़ी समय से छूटा हुआ था कोविड के समय से। आज बहुत अच्छा प्रयास हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हमारे कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, हमारी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए। पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ मैं, जो आपने मुझे टाइम दिया। आज चंपावत की नगर पालिका चेयरमैन और पीओ साहब ने मुझे आमंत्रण किया। मैं उनकी आभारी हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला इस गोलजू महोत्सव में आने का। नमस्कार, पहले तो सबको प्रणाम। और आज पहली बार गोलजू महोत्सव में आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतनी पब्लिक यहाँ बैठी है और जो हमें सुनते हैं उनका प्यार मिलता रहता है। आज उन्हीं की वजह से यहाँ पर पहुँचे। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।